खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब न हो मार काए बीमो रिजा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। नापैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। तामीरे खुदी कर असरे आहे रसा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिनाह है तेरे खून जिगर में। कोशिश पे हम की जजा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं है, ये कंप्यूटर है, इसमें 5 करोड़ किताबें हैं। कितने हैं इसमें? हाथ में है, जब चाहे हैं, जैसा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अच्छी चीजें बुरी चीजें हमेशा रही हैं और इसमें उसको रोका जा सकता है, उसको इसमें कोई वैसा प्रॉब्लम है नहीं। और माफ करे अल्लाह, मुझे आदम अलैहिस्सलाम को अर्श से फर्श पे क्यों आना पड़ा था? अच्छाई और बुराई के मामले हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और जब तक अच्छाई और बुराई के मामले हैं तब तक दीन की जरूरत है। जिस दिन सारे के सारे लोग सिरातल मुस्तकीम पे चलेंगे तो दीन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? कोई नहीं रहने वाली है। और हमेशा ये चीजें रही हैं
इसके पहले भी मैंने कहा था, घर में छुरी है, छुरी की क्या गलती है? प्याज भी काटी जा सकती है और गला भी। इसकी क्या गलती है? इसके अंदर नॉलेज भी है और दूसरी चीजें भी है और हर एक के अब जेब में है उसके अंदर। और इसके लिए क्या छुरी की जरूरत नहीं है बोल सकते हैं? नॉलेज की जरूरत नहीं बोल सकते हैं? कंप्यूटर की जरूरत नहीं बोल सकते हैं? इस्तेमाल करने के लिए सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए अहद करो और फिर नॉलेज को लेकर आगे कैसा बढ़ने की उसकी भी बात करो। और यही सच्चाई है, यही सभी मजहब की टीचिंग है और हिंदुस्तान में इसके ऊपर हमेशा काम हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और बी रिलीजन में हुआ है। आज भी 99% इस मुल्क में अच्छे लोग हैं। 1% लोगों की वजह से 99% लोग परेशान हैं। तो ये सारे परेशानियों को दूर करने का भी काम यही करेगा। पहले चोरी करके निकल के जाता था तो उसको पकड़ना मुश्किल था। अभी कैमरे के ऊपर बराबर पकड़ा जाता है, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं रहती, वो बोलता साहब मैनेज की। और ये सारा मामला आपके पास पैसा भी लाएगा, आपके पास एक नया माहौल भी लाएगा। आप कामयाब जब हो जाएंगे तो एक एक बच्चा एक एक स्कूल खोलेगा। क्यों? कि उसको इसका मालूमात होगी इसकी कि एक स्कूल खोलने से, आप जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल में पढ़ने से आपके जिंदगी में जो चेंज आया है आप दूसरों की भी जिंदगी में लाना चाहोगे। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं मैं पुनः बुलाता हूँ, आइए, क्योंकि हम अभी एक दूसरे के सिस्टर इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। और मैं मानता हूँ कि इसके पहले फैमिली के साथ घर वाले, दादी जान, मामू जान, खाला जान, नानी जान, ये सब मिलके दरगाह के उर्स करते थे। दरगाहों का उर्स करना है या नहीं करना है मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज जमाना बदल गया है। अपने दादा जान, अब्बा जान, अम्मी जान के साथ में अभी तालीमी इदारों के उर्स शुरू कर दो। और जिस दिन तालीमी इदारों के उर्स आप शुरू करोगे, जो आपके दादा जान जो ख्वाब देख रहे थे वो पूरा कर पाओगे और आने वाले जनरेशन को छलांग लगाने की बात भी आप कर पाओगे। इस मुल्क में इतनी ताकत है कि आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और कर रहा है। आज से 2 लाख हजार साल पहले और आज तक इंसान की बुनियादी जरूरतों को क्या कहा गया है? बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान। हजारों तरीके के राजे, महाराजे, बादशाह लोग होके गए, लेकिन हमारे बाबा साहब की अम्बेडकर ने लिखी हुई राज्य घटना के तहत हमारे सारे प्राइम मिनिस्टरों ने जो काम करके बताया है, रोटी का मामला पूरा कर दिया गया है, कपड़े का मामला पूरा कर दिया है, जो हजारों सालों में नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के तहत करके दिखाया है। और 20 साल के अंदर मकान का भी मामला पूरा होगा और एक अजूबा होगा। इसमें तालीम भी नहीं थी, रोटी, कपड़ा और मकान ये पूरा हो चुका है। और आने वाले दिनों में हेल्थ केयर भी होगी, तालीम का भी मामला होगा और ये सारी चीजें घर में बैठ के होगी। टीचर लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी इसको समझ लीजिए, जल्दी समझ लीजिए, परफेक्ट तरीके से समझ लीजिए, वरना बिना टीचर के स्कूल भी आ चुकी है। अभी आपने जो डीएड एंड बीएड जो किया है ये सालार जंग में चले जाने वाला है और साथ में आपके पुतले भी रखे जाएंगे कि इनको 2019 में टीचर कहते थे। और आपको ताली वगैरह बजाने की जरूरत नहीं, उसके बाजू में और एक कुत्ता रखा जाएगा, इसको मैनेजमेंट कहते थे। घर में बैठ के पढ़ाई होगी, घर में बैठ के पढ़ाई होगी। 8 टीचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, अंग्रेजी और दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, 8 टीचर एक स्टूडियो में बैठकर अक्खे यूपी के स्कूलों को पढ़ा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी मेरे कैंपस में है और वो टेक्नोलॉजी आने वाली है। सो टीचर लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाइए ताकि आप लीडर बनेंगे, नहीं के फॉलोवर। और अगर आप देर करेंगे तो सिर्फ घर में बैठेंगे। और ये सारा चेंज लाने का काम यहाँ के जिम्मेदारों ने, खालिद भाई के साथीदारों ने, और खालिद भाई ने जो हरकत की है उसका बरकत का ये जो मामला है पूरे यूपी के अंदर फैलने की दुआ करते हुए
और जब भी और कोई चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हैं, ये वादा करते हुए आपको मेरे कैंपस में I'm surrounded by distinguished friends. So Sir Syed Ahmad Khan was my hero, and this is what I want to talk to you about education today. So thank you for that kind introduction. Thank you for your warm welcome, and thank you for your hospitality. I want to express my deep gratitude to Khalid Mahmoumi for inviting all of us and bringing all of us together. I have titled my speech, Empowering Girls Through Education. Thank you, Khalid, for your vision, for your values, and your commitment in educating the next generation of the girls. You are the source of inspiration for all of us. We admire and appreciate all you do to make a positive and difference in people's lives. Let's give him a big round of applause. It is truly an honor to be here at Sir Syed Girls College. I feel a personal connection with all of you. I'm delighted to be here at this college that's named after my hero, Sir Syed Ahmad Khan. He was one of the greatest leaders in the history of Aligarh Muslim University. Sir Syed shaped India, and India shaped Sir Syed Ahmad Khan. We have been empowered by Sir Syed's educational initiatives. He regarded education alone as the means of national progress. We gather here as the manifestation of and living testimony to the realization of Sir Syed's vision. We are the seeds from the Aligarh family tree. It is even more special for me to be here because it is almost like coming home. I feel a common bond with all of you as we're linked by shared history, shared background, and shared belief. I am one of you. I was born in a small village in Kaura, not too far from this, in a middle-class Muslim family. This is where my journey began, and that place shaped my story. What's best in me, I owe to my parents and to Azamgarh. I have fond memories of Azamgarh. My parents taught me to treat the people that you want to be treated. Azamgarh instilled basic values that have stood in good stead throughout my adult life. They include passion and love of education, optimism about your hope and aspirations and dreams, being collegial and candid towards all, living in peace and harmony by being tolerant and respectful toward the dignity of each person. These values continues to be my guiding light. I'm confident that you students are learning these values as well. I'm proud to be standing here. As I look at you students, I see me in you. I see you, the hope and the dreams and the future of India and the world. You are the promise and potential of not only for India, but for the whole world. If you succeed, all of us succeed, India succeed, and the world will succeed. I applaud the leadership of this college for all of the great work you're doing. You are indeed the voice for those who are voiceless and vulnerable. You are keeping the hope alive and well. Thank you for extending your hand, your hope, your help, your heart to all the girls. They are the future of tomorrow. You are making the investment that will yield us future returns. You are building the next generations of entrepreneurs, leaders, problem solvers, scientists, and engineers. You are empowering girls with education and economic mobility. I have had a lifelong passion and commitment to improving girls' access to and participation in meaningful education.
I'm sure their voices are heard and they're never ignored. Their participation is pivotal to the future of India. I strongly believe that if we empower girls through education, they're most likely to control their own destiny. This capacity to control is essential in a world that is as tempestuous as ours is today, in which the demands and stresses on those youth growing up are even increasing. For the girls, education itself is empowering. It removes the shackles of ignorance. It builds self-esteem and confidence. Education is the key to the opportunity and the bridge to the future. As President Obama, a good friend of mine, said, education will be the currency of the 21st century. Education empowers the mind and uplifts the soul. Education is a powerful equalizer to all to lift themselves out of poverty. Education helps create higher aspirations, and higher aspirations prop up individuals and moves the nation forward. Too many families in Muslims are trapped in poverty because of lack of education. If you empower the girls through education, the girls who becomes a woman and a mother can educate and equip her children to escape their trap. I'm quite pleased. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अम्मा बाद। ऑनरेबल डॉक्टर P.A. इनामदार साहब, स्टेज पर बैठे दीगर मेहमानान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अहबाब, ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं अगर इग़राज़ व मक़ासिद आज के प्रोग्राम को एक जुमले में बयान करूं तो ये है कि मिस्टर और डॉक्टर P.A. इनामदार साहब के विज़न को अमली शक्ल इस इलाक़े में, इस क्षेत्र में देना है। और वो विज़न ये है कि कंप्यूटर बच्चों को सिखा दिया जाए, अंग्रेज़ी बोलना सिखा दिया जाए। ये दो टारगेट आपके हैं कि बैक वक्त 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना सिखा दिया जाए और कंप्यूटर सिखा दिया जाए। आज का दौर, आने वाला दौर कंप्यूटर का है। आप महसूस करते होंगे कि जो बच्चा जितना छोटा है वो अपने बड़े से उतना तेज़ है मोबाइल में। मोबाइल कंप्यूटर की ही एक शक्ल है। तो इसलिए अगर हमने वक्त से पहले कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को या वक्त के तकाज़ों को पूरा नहीं किया तो वक्त आने पर हम पीछे रह जाएंगे। जैसे किसी वजह से अंग्रेज़ी सीखने में हम फैसला करने में देर कर दिया हमने। हमारी दुश्मनी अंग्रेज़ों से थी, ख़राबी उनकी तहज़ीब व सक़ाफ़त में थी। अंग्रेज़ी ज़बान में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन हमने अंग्रेज़ी से दूरी बरता और 200 साल पीछे हो गए। आज हम लैग कर रहे हैं, एलजी लैग। अक्सर ये कहा जाता है कि अक्सरियत और अक़लियत जहाँ रहती हैं, अक़लियत जो है वो अक्सरियत के रहम व करम पे होती है। ये बिल्कुल बकवास और बोगस बात है। ये उस वक्त था जब जंगल राज था, तब की बात है। आज इसराइल यहूदियों को देखिए, 1948 में इसराइल बना है, फिर भी इनफरादी तौर पर जहाँ भी थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जहाँ भी था, वो बहरहाल नुमाया था। आज अक़लियतों में सबसे छोटी अक़लियत यहूदी हैं, फिर भी वो दूसरों पर भारी हैं, दूसरे उनसे हल्के हैं। क्यों? क्योंकि इल्म और टेक्नोलॉजी उनके पास है। उनकी से के बगैर अमेरिका में कोई सदर नहीं हो सकता। खैर, तो इनामदार साहब का विज़न है कि
कि कंप्यूटर नॉलेज दिया जाए बच्चों को 8वीं तक, पहली से लेकर 8वीं तक। जैसा कि मैंने कहा, जो बच्चा जितना छोटा है वो उतना ही मोबाइल में तेज़ है। तो इसलिए जो है बच्चों को अगर सही चीज़ आप नहीं देंगे तो इसी मोबाइल से, इसी कंप्यूटर से वो गलत चीज़ लेंगे। अब रही बात कंप्यूटर में या इंटरनेट में कुछ खामियों की, तो वो इनामदार साहब उस पर रोशनी डालेंगे वक्त आने पर, अच्छाइयों खामियों पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो इस इनके जो विज़न है उसको आम करने के लिए आज का जलसा मुनक़िद किया गया है, क्योंकि आपने, इनामदार साहब ने एक खतीर रकम लगा करके एक 60 कंप्यूटर या रादर 61 कंप्यूटर की एक टॉप क्वालिटी, कॉरपोरेट से भी अच्छी क्वालिटी कंप्यूटर सेंटर यहाँ दिया है। पूना से आकर के यहाँ बसाने का मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में बहुत पीछे है। तो यहाँ पर कायम करने का मकसद ये था कि इस इलाके में कंप्यूटर की तालीम आम की जाए। इंग्लिश तालीम, इंग्लिश स्पीकिंग होता यह है कि ज़िंदगी में हमें वास्ता लिखने का 10% या 20% पड़ता है। हमारा तर्ज तालीम ऐसा है कि 80% जो लिखने का है और 20% बोलने का है। यही वजह है कि हमारे बच्चे काबिलियत होने के बावजूद बोल नहीं पाते, झिझकते हैं, और उसका नाम दिया जाता है शर्म। शर्म और झिझक में बड़ा फ़र्क है। मैं अपने मेहमानान का आपसे तारुफ कराऊं। डॉक्टर P.A. इनामदार साहब आपके सामने बैठे हैं, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये फाउंडर, इस मौजूदा हमारे कैंपस में जो कंप्यूटर सेंटर है उसके फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट MCE सोसाइटी आज़म कैंपस पूना। पूना में एक तालीम का एक हब है, आज़म कैंपस जिसे कहते हैं, जहाँ 27,000 बच्चे पढ़ते हैं और 16,000 उसमें पिछड़ी माली लिहाज से पिछड़े लोग हैं, झोपड़पट्टी और स्लम के लोग हैं, 16,000 बच्चे, और वो कैंपस क्लीन और ग्रीन है। इसके बाद सईद अहमद साहब, आपने जिनका अभी लेक्चर सुना, तालियों से प्लीज़ स्वागत कीजिए मर्दों के सेक्शन में, बॉयज़ के सेक्शन में सईद अहमद। आप भी एजुकेशन से ही जुड़े हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट तरीके से, कि सिर्फ तालीम हमारे लिए काफ़ी नहीं है, उसमें तरबियत भी होनी चाहिए। तालीम तरबियत मिल करके फिर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है और शख्सियत साजी की बात होती है। आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, दुबई, सऊदी, हर जगह का आपका दौरा होता है और बहुत अच्छा पैगाम पहुँच देते हैं। फ्रैंक इस्लाम साहब अभी आने में कुछ ताख़ीर है, मैं उनके नाम को स्किप करता हूँ, वो बनफ़्स नफ़ीस इंशाअल्लाह आपके लिए तारुफ होंगे। डॉक्टर अरशद रहमान साहब यहाँ स्टेज पर विराजमान है। इनके ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि अब्रॉड में सेटल हुए धरती पुत्र हैं, यहाँ के लोकल हैं। यही बाजू में मौजा गौसपुर है, गौसपुर के रहने वाले हैं और ये एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री रॉचेस्टर न्यूयॉर्क में ये सेटल हैं। इसके बाद डॉक्टर शाहिद अली साहब, वो भी माशाल्लाह हमारे बीच में, आप भी अमेरिका में रहते हैं और ये भी धरती पुत्र हैं। ये फ़र्क सिर्फ ये है कि गौसपुर के ये भांजे हैं, गौसपुर के ये नाती हैं, मैंने भांजे कह दिया, सॉरी। गौसपुर के ये नाती हैं और ये MD गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कंसल्टेंट PA टेक्सास USA के हैं। इन लोगों का प्रोग्राम किसी न किसी तरह से आने का था, हमारे प्रोग्राम को इन्होंने सुना तो इसकी डेट और वक्त की मुनासिबत के लिहाज से इन्होंने टाई अप किया, कोऑर्डिनेट किया। इसके लिए आप दोनों का स्पेशल शुक्रिया। अगर बाहर आते हैं तो उसको घटाना पड़ेगा, बाहर आने। इंजीनियर जावेद F आज़मी साहब, आप फॉर्मर प्रिंसिपल SAS पॉलिटेक्निक एंड हेड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पैनल भिवंडी हैं। मैं
बाय द वे सरे दस बताता चलूं कि ये हमारे साढ़ू हैं और इंशाअल्लाह होने वाले समधी भी हैं। जावेद एफ आजमी साहब, ये अगर मैं छुपा लूँगा तो बाद में आप लोग शिकायत करेंगे ये खास बात तो आपने बताया ही नहीं। ये भिवंडी में है जी भिवंडी में भिवंडी जी। और हमारे दरमियान एक मायनाज शख्सियत है मौलाना ताहिर मदनी साहब, एक मारूफ आलिम दीन हैं, जामिअतुल फलाह के साबिक नाजिम रह चुके हैं, 2-3 मिकास नाजिम रह चुके हैं और मेरे रूममेट रहे हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरे रूममेट रहे हैं, लेकिन इल्म दीन में कहीं बहुत आगे निकल गए हैं। शरफुद्दीन वीसीपी साहब हमारे दरमियान हैं, अफजल शेख साहब हमारे बीच में हैं, आदिल नारवेल साहब हैं। आप तमाम कामयाब कारोबारी हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, उसके साथ साथ तालीम से गहरी दिलचस्पी और वाबस्तगी है। बिजी है भैया, पैसों भेजो इधर। अनीस अहमद साहब हमारे दरमियान हैं, गयासुद्दीन साहब हैं, शाह फैसल अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात दिगरगों और ख़राब होने की वजह से कश्मीर में जो सानहा हुआ, हादसा हुआ, जो दहशतगर्दाना वाक़या हुआ है, उसकी वजह से उनकी मसरूफियात बढ़ गई हैं। उन्होंने माजरत का इजहार किया है, लेकिन ये वादा किया है कि जैसे बॉम्बे में एक बार फ़ोन करने पर मैं आ गया था, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो भी करेंगे एक फ़ोन करेंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं दरख्वास्त करूंगा नसीम साहब से, नेता नसीम साहब से कि वो स्टेज पर प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। नेता नसीम साहब।